तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में महिलाओं का क्या रोल है, कितनी पार्टिसिपेशन है और कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये GS2 का पार्ट है और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अपर एरिया लोअर एरिया पॉलिटिक्स क्या होती है, रीऑर्गेनाइजेशन का उस पर क्या फर्क पड़ा, बाइपोलर पॉलिटिक्स क्या होती है। इसी के साथ में हमारा पॉइंट आता है एक कि महिलाएं जो हैं उनका पॉलिटिक्स में क्या एक्टिव रोल है। अब जो पार्टिसिपेशन है वो तो नेचुरली हमें पता है लो है, तो क्यों है, क्या इसका रीजन है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। डिस्पाइट 50% जो हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं उसके बावजूद भी कम है, तो और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। और साथ ही में हमारे लिए होते हैं स्टैट्स इंपॉर्टेंट। स्टैट्स होते हैं कि पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें कितना पार्टिसिपेशन रहा है। ये बहुत अच्छा एक आंसर राइटिंग के लिए आपका बेस बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट इस पे लिख लेना है, आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस रहे हैं उनकी, या फिर औरों की भी अगर बात करें तो सबसे पहला आता है कि वोटिंग का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 50% है। कि अगर 50% जो है वो महिलाएं यहाँ पर वोट कर रही हैं, तो जो 50% मेन है दे आर ऑल्सो वोटिंग। वोटिंग का इतना बड़ा शेयर होने के बावजूद भी पार्टिसिपेशन लो है। इसका हमें जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है 50% ये जो रिजर्वेशन रहती है, इसमें भी देखते हैं हम पंचायती राज इलेक्शंस में। तो यहाँ पर क्या है कि जो पंचायत के प्रधानपति, आपने ये सीरीज देखे, प्रधानपति जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है रादर देन महिलाएं अभी भी सिर्फ वहां पर साइन कर रही हैं, अंगूठा लगा रही हैं, तो उतनी सी ही पार्टिसिपेशन है। तो इसकी वजह से अगेन क्या हुआ, ये एक सूडो पार्टिसिपेशन शो हो रही है। रिजर्वेशन का जो असली फायदा है वो पॉलिटिकल जो ग्रास रूट लेवल है उस पर हमें नहीं मिल पा रहा है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे ये आ जाते हैं हमारे 2014 के स्टैट्स। ये बताते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा वोटिंग करती है, मेन से भी ज्यादा। 2014 के इलेक्शंस में 71% जो है वो महिलाओं ने वोट किया था और जो 64 है वो मेन ने। यानी कि हम ऐसे महिलाओं को अगर बांट लेते हैं तो इनमें से 71 ने पार्टिसिपेट किया, जबकि मेन में दिस वाज ओनली 64%। तो महिलाएं ज्यादा मतलब जागरूक हैं यहाँ पर इलेक्शंस को लेके या वोटिंग राइट्स को लेके अपने। हमीरपुर में एक बहुत अलग सा वो जो देखा गया वो ये कि वहां पर रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो 1 लाख से ज्यादा हैं, मेन से, जो पुरुष हैं उनसे ज्यादा हैं। कांगड़ा में 67% विमेन टर्नआउट रहा है, 64 जो है वो मेन रहा है। तो इससे जो हमें चीज पता चल रही है वो ये कि ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, इनको अपने वोटिंग राइट्स पता है, जिसकी वजह से मेजर हमें ये देखने को यहाँ पर मिलता है विच इज हमारा टर्नआउट। जो वोटर टर्नआउट है कि 49% जो है ये वोटर महिलाएं हैं और 51% क्या है, दे आर मेन। इसके बावजूद हमें जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर कम दिखता है। अब इसका अच्छा खासा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है पिछले लेजिस्लेटिव असेंबली की। हमारे पास में 68 सीट्स है ना, 68 सीट्स में से देयर वाज ओनली 1 वुमन, एक ही महिला थी। बहुत अच्छा स्टैट है, लिख सकते अपने आंसर में कि सिरमौर के पच्छाद से जो थी वहां पर उनका नाम है रीना कश्यप। ये इकलौती रही हैं जो कि यहाँ पर अपॉइंट हुई। कंटेस्टेंट की बात भी नहीं कर रहे। तो 67 आर मेन, 1 इज लाइक अ वुमन। तो इससे ये भी पता चलता है कि पॉलिटिक्स जो है वो मेन डोमिनेटेड एरिया है, जो पुरुष हैं वो वहां पर ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत टाइम से वहां पर उनका जो एक नेटवर्क है वो क्रिएट हो गया है। महिलाओं के लिए वो एक बिल्कुल नया एरिया हो जाता है और उसमें पेनिट्रेट करना, वहां पर जाके जीतना। तो एक ये स्टैट्स आ जाते हैं। बाकी अगर हम लोग उससे पीछे जाते हैं तो 98 से अगर हम लोग देखें यहाँ तक आते आते तो पोलिंग परसेंटेज हमेशा महिलाओं की हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही में अब हम साथ साथ में आंसर की भी बात कर रहे हैं तो वहां पे आप कोट कर सकते हो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसके अनुसार अगर हम देखें तो पिछले इलेक्शन में भी 76% जो है वो महिलाएं ज्यादा यहाँ पर वोटर रही हैं, अराउंड 82,000 ज्यादा वोटर्स रही हैं। तो एक ये कोट हो गया। साथ ही में अगर इस 2022 के इलेक्शन की देखें, अब ना आंसर आपको लिखना आना चाहिए। आंसर ऐसे लिखते हैं कि डिस्पाइट जो महिलाएं हैं वो ज्यादा वोटर है, उसके बावजूद भी हम उनकी पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देखते हैं एज अ कंटेस्टेंट और अ कंटेंडर। तो ये वाले स्टैट्स आप वहां पर लिख सकते हैं प्रॉपरली कि इतने 24 महिलाओं ने कंटेस्ट किया था, उसमें से जो है 1 महिला यहां पर जीती है। ठीक है जी।
अगर टोटल हम लोग हिस्ट्री भी देखते हैं, देखो ये बहुत अच्छा स्टार्ट है लिखने के लिए। हिस्ट्री अगर देखी जाए 2022 में ये जो है कुछ महिलाएं यहाँ पर पार्ट लेती हैं। टोटल जो जीते हैं आज तक 19 कांग्रेस से रही हैं और जो 11 हैं वो आपकी बीजेपी से। तो अगेन क्या है, 30 महिलाएं हैं टोटल ओवरऑल। लेकिन जब आप मेन देखते हैं तो बचे हुए अगेन 68 सीट्स हैं, कितने सारे जो हैं, दिस इज अ मेन डोमिनेटेड एरिया। तो ओवरऑल आप वहां पे लिख सकते हैं कि 1985 से लेके 2002 तक दोनों पार्टीज की मिला के भी 30 ही महिलाएं जो हैं वो आगे आई हैं। और बोलते हैं कि जब महिला आगे आती है तो वो पूरे समाज को साथ में लेके जाती है, क्योंकि उनकी जो एक डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट लेवल से, पंचायत लेवल से या अपने घर के लेवल से जो है वो शुरुआत उसकी होती है। पूरा समाज आगे जाता है जब एक महिला आगे जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पर्सपेक्टिव भी आप वहां पे दे सकते हो। ये थोड़ा पुराना डेटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2017 की हमारे पास में रिपोर्ट है कि इसमें से जो ब्लू वाले हैं ये वो हैं जो कि महिलाएं खड़ी हुई और जीत गई। ये वो एरियाज हैं जहां पर महिलाओं ने कंटेस्ट किया लेकिन हार गई। लेकिन वाइट एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहां पर जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़कर आई ही नहीं है, उन्होंने कभी कंटेस्ट ही नहीं किया, वहां से कभी औरतें जो है वो खड़ी नहीं हुई। इसमें स्पेशली जो हम देखते हैं वो है हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कि आपका चंबा आ जाता है, चंबा का पांगी और भरमौर का एरिया, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर है। देन शिवालिक्स में भी ऐसे ट्रेंड है जहां पे महिलाएं कंटेस्ट नहीं कर रही हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। सो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टार्ट बन जाता है। फिर अब ये जो थोड़े से देखिए हमने पार्टिसिपेशन, इसमें भी कुछ ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स क्या हैं कि यहाँ पर जो मेजर हैं वो आपकी अपर कास्ट से है। 84% महिलाएं जो है वो अपर कास्ट से आती हैं और फिर जो बची हुई हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी बहुत उनकी पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब ये है कि पहले तो उनको एक बेस ही नहीं मिल पा रहा है। हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं ना कि अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता तो वो कर सकता है, लेकिन उसके साथ में फिर कास्ट वाला जो ये है वो आता है। एक और जो चीज इसमें ऐड करनी है कि हिमाचल में जो महिलाएं हैं इधर अपर कास्ट से हैं या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल रॉयल फैमिली से आती हैं। जो कंगना रनावत की अगर हम बात करें, ये पहली ऐसी महिला बनी है जो किसी डायनेस्टी से नहीं आती, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं आती। अगेन इनका भी इन्फ्लुएंस है लेकिन ये उसमें जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री है उसमें राइज की, फिर इन्फ्लुएंशियल बनी, फिर यहाँ पर जो है आकर जीती। तो ये चौथी महिला बनी है मंडी की जो कि इलेक्ट की गई है लोकसभा में। मंडी की नहीं, मंडी की तीसरी बनी है और टोटल जो है वो चौथी महिला बनी है लोकसभा के इलेक्शंस को जीतने वाली। जबकि बाकी हम देखते हैं किसी ना किसी आपकी रॉयल फैमिली से आती हैं। जैसे 1952 में राजकुमारी अमृत कौर जो है वो यहाँ पर इलेक्शंस जीती मंडी से और ये कपूरथला रॉयल फैमिली से हैं। दूसरे आ जाती है चंद्रेश कुमारी, ये कांगड़ा में इलेक्शन जीती थी और ये जोधपुर रॉयल फैमिली से हैं। इनको हम सब जानते हैं, राजा वीरभद्र जी की जो वाइफ हैं रानी प्रतिभा सिंह जी, ये जो है ये इन्होंने अगेन मंडी की सीट जीती थी। ये तो बुशहर रामपुर वाली जो रॉयल फैमिली है उसमें से आते हैं। तो अब पार्टिसिपेशन में आप लेयर्स देख रहे हो, पहले तो कि महिलाएं कम पार्ट लेती हैं, दूसरी उसमें अपर कास्ट वाली लेयर आ जाती है, तीसरी जो है उसमें इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के इनके पास में एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है, अब ये ऑलरेडी पॉलिटिकल फैमिली में है तो इनका एक पॉलिटिकल हस्बैंड का नेटवर्क है, इनके जो बेटे हैं वो भी पॉलिटिक्स में है, तो एक नेटवर्क बन जाता है। जबकि कोई अगर ऐसे ही इंडिपेंडेंट खड़े होकर लड़ना चाहती है तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो इक्वालिटी की, अपॉर्चुनिटी की हम बात करें वो यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिलती है। तो उसके अलावा आपने ये विद्या स्टोक्स के बारे में सुना होगा। देन हम लोग ये क्योंथल के राज परिवार से आती हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आना, साथ ही में अगेन किसी डायनेस्टी से आ रही हैं। डायनेस्ट जो है उनके वो भी कहीं से इलेक्शन लड़ते हैं और ये भी कहीं से इलेक्शन लड़ती हैं। तो इस तरीके से अगेन ओवरऑल जो है डिसीजन मेकिंग अभी भी इनकी नहीं है यहाँ पर। क्या इसके रीजंस हैं? रीजंस जो हैं आप हर एक तरीके से जा सकते हो। सबसे पहला आता है जेंडर स्टेरियोटाइप्स। आज भी यहाँ पर देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो घर के काम करने के लिए बनी हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए वो नहीं है, क्योंकि राजनीति एक मतलब ऐसे गंदा एरिया माना जाता है या फिर बहुत बिजी है, मेन डोमिनेटेड है। तो वो जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स हैं वो अभी भी हैं कि महिलाओं के लिए राजनीति नहीं बनी है। दूसरा आता है कॉम्पिटिशन।
यहाँ पर इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना मेन डोमिनेटेड एरिया है। हम लोग देख रहे हैं ना कि 67 सीट जो हैं वो महिला ये पुरुषों को है, एक जो है वो महिला वहां पर जीत रही हैं, तो मेन डोमिनेटेड है। अब वो आगे जाएंगी तो कौन उनकी बात कितनी सुनेंगे, वो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है वहां पे। साथ ही में इंसान जो है, वो जो महिलाएं हैं, वो अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचती हैं कि ये राजनीति जो है लेट काम होंगे या भ्रष्टाचार होगा या फिर साथ ही में हमारी जो सेफ्टी है, गुंडागर्दी हो, वो सारा का सारा वो भी साथ में जेंडर स्टेरियोटाइप्स में आ जाता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, तो ये ना कॉलेज लेवल से भी शुरू हो सकती हैं। बहुत अच्छे अच्छे जैसे वक्ता निकल कर आते हैं कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे डिबेट्स करते हैं वहां से, लेकिन वहां पे ही लड़कियों को डिस्करेज कर दिया जाता है कि नहीं ये वाला जो है वो नहीं, रादर लड़कियों को किसी ऐसी जॉब में जो कि नर्स, टीचर, जो शाम को घर आ सके, खाना बना सके, वैसी वाली जॉब्स में यूजुअली जो है उनको मान्यता मिलती है कि हाँ ये इनके लिए है। लैक ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क्स, अगेन कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होता है या फिर किसी पार्टी से भी उनको टिकट मिलता है तो उनका उतना बड़ा नेटवर्क नहीं हो सकता जितना लाइक बाकी के डायनेस का है, जो काफी टाइम से इलेक्शंस में है, काफी तरीके से एक्टिव है ना। फिर आ जाता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, साथ में ही रिसोर्सेज भी आते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर उनको मैनेज करें, तो ये सारे के सारे रीजंस यहाँ पर रहते हैं। देन अगेन 50% रिजर्वेशन जो है वो तो दी गई है, लेकिन वही इशू आ रहा है यहाँ पर कि ये है ना एक हम लोग लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते हैं कि इसमें कुछ होगा आगे, लेकिन इसमें भी आप देखते हो कि जो प्रधानपति हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं, होते हैं ना। मेरे नहीं है, मेरे जो मदर हैं वो भी, उन्होंने भी इलेक्शन में पार्ट लिया, वो भी प्रधान हैं अभी, लेकिन वहां पे ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं। दैट इज वाई मेरे को ज्यादा आइडिया भी है इन सब का कि कैसे है, लेकिन उनकी बहुत सारे ऐसे आसपास की जो पंचायत है वहां पे औरतें जो प्रधान है वो सिर्फ वहां पर सिग्नेचर करने के लिए जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कहाँ कहाँ पे सिग्नेचर करवा देते हैं। तो अगेन वो जो एक पार्टिसिपेशन है जो इसका फायदा होना चाहिए वो उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। तो अब आते हैं हम लोग कि क्या होना चाहिए, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है या कैसे हम लोग पार्टिसिपेशन ज्यादा कर सकते हैं महिलाओं की। दो आते हैं इसमें, एक तो है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। देखो लॉन्ग टर्म में तो ना हम लोग चेंज की बात करते हैं कि सोसाइटल लेवल पे चेंज आएगा, जो समाज है वो ही एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है महिलाएं और मर्दों में फर्क नहीं है, रादर डेवलपमेंट जो है वो किसी से भी किसी के भी अनुरूप हो सकती है, कोई भी उसको आगे लेकर जा सकता है। तो जो सोसाइटल चेंज है वो ओवर द नाइट नहीं आता, वो आता है धीरे धीरे करके। जैसे पहले तो औरतों को बाहर जाना भी अलाउड नहीं था, फिर धीरे धीरे वो हुआ, फिर अभी नौकरियां जो है वो हुई, तो ऐसे करके कि जो राजनीति है वहां पर भी एक्टिव पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके आएगी। दूसरे अगर हम शॉर्ट चेंजेस की उनकी बात करते हैं, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी लीडर्स हैं ऑलरेडी उनको अपने विंग के अंडर वो ले सकती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जो कि पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहती है, कॉलेज लेवल पे उनको गाइड किया जा सकता है ओवरऑल कि किस तरीके से आप अच्छी लीडर बनेंगी या आगे आप कैसे वो करने। पर ये कोई फोर्स्ड नहीं है, फोर्स्ड का मतलब है कि ये रूल नहीं बनाया जा सकता, ये उनके ऊपर खुद है कि वो अगर लेना चाहती हैं, या पार्टीज जो हैं वो इस तरीके से विमेन पार्टिसिपेशन को ज्यादा इंकरेज करते हैं, तो ये किया जा सकता है। और क्या हो सकता है जी, रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है, रिजर्वेशन हम लोग और भी बात करें कि लोकसभा में भी होनी चाहिए, तो ये है फोर्स्ड रहता है थोड़ा सा, इसमें ये एक इनिशिएटिव होता है लेकिन जरूरी नहीं होता कि इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज अपने बिहाफ पे, लॉ मेकर विमेन जो है वो अपने बिहाफ पे यहाँ पर कोशिश कर सकती हैं बाकी लड़कियों को या फिर बाकी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लेवल है, कॉलेज लेवल है, वहां पे उनको एनकरेज करने की, गाइड करने की। फिर रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो भी साथ में डेफिनेटली निकल कर आता है, वो भी एक तरीके से गाइड कर सकते हैं। या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये भी एक प्लेटफॉर्म आ जाता है थोड़ा सा, कि यहाँ से कोई इशू रेज करते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, थोड़ा धीरे धीरे नेटवर्क बनता है, रिसोर्सेज जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और फिर वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आ गया ना, होपफुली आपको समझ आ गया। तो ये है क्वेश्चन, कोशिश करनी है कि ये वाला क्वेश्चन लिखो या फिर डायरेक्टली डिस्कस दी रोल। 8 या 12 नंबर में, 12 में भी छोड़ो, 8 में प्रोबेबली 8 में पूछा जा सकता है ये, तो ये रहेगा आपके कितने ठीक है 150 वर्ड्स में इसको लिखने की कोशिश करनी है और फिर उसके बाद देखना है कि क्या है। अगेन अपने स्टैट्स को
स्ट्रक्चर में लिखना है। स्ट्रक्चरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी मेंस के आंसर राइटिंग में, कि आप पहले क्या लिखते हैं और दूसरी बार क्या लिखते हैं, क्योंकि अगेन बहुत सारे लोग आंसर लिख रहे हैं, तो आप अपने आंसर को किस दृष्टिकोण से दिखाना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। सेम उसी वे में जैसे सब लोग दिखा रहे हैं, या फिर आपका एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पर आप डिफरेंट अप्रोच के साथ में आते हैं, ठीक है, तो लिखना है अच्छे से।